हम पढ़ रहे फिलहाल ये उत्तराखंड के दर्रे, पर्वत शिखर और एयर ग्लेशियर। इन्हें हिमनद भी कहते हैं, बर्फ की नदी। ये माउंटेन पीक और ये पास, ये हमने पढ़ दिया। उत्तराखंड में कौन कौन पर्वत शिखर है, सारी बात पढ़ दी। अब कुछ बात जरा इसमें लिखो फिलहाल। पहले पर्वत शिखर, पर्वत शिखर, दूधातोली। लिखो फटाफट, टाइम ना खराब करो। इनके बारे में कुछ जानकारी थोड़ी बहुत और भी जरा वो लिखो एक बार। दूधातोली, पर्वत श्रृंखला, दूधातोली पर्वत श्रृंखला। पिंडर नदी, पिंडर नदी और रामगंगा घाटियों को अलग करती है। पिंडर नदी और रामगंगा घाटियों को अलग करती है। अब लिखो वो चीज वहां जहां तुम लिख रहे थे। क्या क्या चीज हो सकता पता नहीं कहा। अब है ग्लेशियर। या हिमनद। ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में बमक, ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में बमक कहा जाता है। स्थानीय भाषा में बमक कहा जाता है। इनका पूरा एक कोड है बस कि उत्तराखंड में कौन कौन ग्लेशियर कहाँ हैं। कल लिखा हमने गंगो दूती, नामी पोरा, सूपी कमेक्षु। कल हर एक आदमी आएगा ना, कोई छुट्टी पसंद बिल्कुल भी कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। कल सारे क्लास टाइम पे होंगे बिल्कुल, जिस टाइम चल रही लगातार कभी छुट्टी मान लो। गंगोत्री, गोमुख, दूनागिरी, तिपरा बमक। अब इन सबके नाम लिख दो जरा एक बार बस। गंगोत्री और गोमुख, गंगोत्री और गोमुख। गंगोत्री तो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, लगभग 26 किलोमीटर बड़ा। और उस बड़े ग्लेशियर में से पानी पिघल पिघल के आ रहा है बर्फ का। ठीक, वो बर्फ का पानी एक स्थान पे गाय की आकार जैसे मुख है उसका, ऐसी जगह से पानी निकल रहा है, उसका नाम है गोमुख। तो गंगोत्री और गोमुख, गोमुख एक एरिया है उसका ही। गंगोत्री गोमुख ये पहले दो कहाँ हैं? दोनों उत्तरकाशी।
गंगोत्री गोमुख। पूरे उत्तराखंड का और उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन है? गंगोत्री, नंबर 1 पूरे उत्तराखंड में। ठीक, अगले दो कौन है? दूनागिरी, अभी नाम सुना हमने, तिपरा बमक। दूनागिरी, तिपरा बमक। इसका एक और नाम भी है, द्रोणगिरी। द्रोणगिरी। तो दूनागिरी, तिपरा बमक, ये दो कहाँ हैं? अगले दो चमोली। ठीक, उत्तरकाशी, चमोली। अगले 4 क्या नाम है इनके पूरे? नामिक, मिलम, पोंटिक, रालम। नामिक, मिलम, पोंटिक, रालम। अगले 4 कहां? पिथौरागढ़। अगले 4 पिथौरागढ़। अगले 4 फिर ये 4 लिख दिए, नामिक, मिलम, पोंटिक, रालम। ठीक, कहां? पिथौरागढ़। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम। गढ़वाल वाला कौन है? गंगोत्री। ये गढ़वाल का और ये कुमाऊं का। अगले 4 इनके नाम लिख दो जरा एक बार। सुंदर ढूंगी, पिंडारी, कफनी और मैंगतोली। ये हैं 4, सुंदर ढूंगी, पिंडारी, कफनी, मैंगतोली। चारों बागेश्वर, चारों बागेश्वर। ठीक, सुंदर ढूंगी, पिंडारी, कफनी और मैंगतोली, चारों बागेश्वर। अगला ग्लेशियर कौन? खतलिंग। कहां? टिहरी में। इसके बारे में एक खास बात है, उत्तराखंड का ऐसा एकमात्र ग्लेशियर जो कैसा है? झूलता हुआ, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। तो उत्तराखंड का एकमात्र झूलता ग्लेशियर, एकमात्र झूलता हुआ ग्लेशियर। क्वेश्चन आ रखा 20 बार, ध्यान रखना। खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी। ऐसे ग्लेशियर को इंग्लिश भाषा में कहते हैं हैंगिंग ग्लेशियर। हैंगिंग, जैसे क्या टांग दिया हो हैंगर पे। एकमात्र झूलता हुआ ग्लेशियर कौन? खतलिंग। यहां से निकलती एक नदी, नाम है भिलंगना। अगला कम से कम आ लिया 20 बार, चोराबाड़ी। चोराबाड़ी कहां? केदारनाथ के बिल्कुल ऊपर, केदारनाथ के 1 किलोमीटर ऊपर। 16 जून 2013 को, 16 जून 2013 को इसमें खतरनाक वाली बरसात और भूस्खलन हुआ, जिससे केदारनाथ की आपदा आ गई, 10,000 लोग मरे। चोराबाड़ी ग्लेशियर में घटना हुई। और अंतिम डोरयानी, कहां? उत्तरकाशी। डोरयानी। तो एक कोड ध्यान रखना बस, गंगोदूती नामी पूरा सूपी कम 1 छो। और तुम और समझदार हुए, तुमने से मैप पे भर दिया तो बस एक दिन मैप का पन्ना पलटा, काम खत्म। एक बार की मेहनत है।
क्वेश्चन आने पक्के, आप याद रख पाओ, ये चुनौती है बस। उसे आसान करने का प्रयास ये है। इतनी बात लिख दी, अब इससे आगे 3 बात पढ़ी हमने। क्या? कि उत्तराखंड में नंबर 1 पे तो कौन है? गंगोत्री। दूसरी बात ये पढ़ी कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। एक तीसरी बात ये लिखो कि उत्तराखंड में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी। पिंडारी उत्तराखंड में पिंडारी उत्तराखंड में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी उत्तराखंड में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अलग लाइन से, इनके बारे में इनसे अलग अलग बातचीत लिखो। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। और यह प्रतिवर्ष 22.33 मीटर की दर से पीछे हट रहा है। यानी लगातार गर्मी बढ़ रही और जो ग्लेशियर वो लगातार सिकुड़ रहे हैं। 22.33 मीटर की दर से पीछे हट रहा है। अर्थात हिमालय ग्लेशियर, अर्थात हिमालय ग्लेशियर कितने? 10,000। हिमालय ग्लेशियर विश्व में, पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे तीव्र गति से पीछे हट रहे हैं। तो खतरे की बात है, सबसे तीव्र गति से पीछे हट रहे हैं। अगला, अरवा ग्लेशियर। एक कोड से बहुत सारी बात हमने तब पढ़ी और कुछ उससे आगे। अरवा ग्लेशियर यह गंगोत्री ग्लेशियर के पूर्व में स्थित है। यह गंगोत्री ग्लेशियर के पूर्व में स्थित है और इसकी आकृति पंजाकार है। जैसे क्या हो? पक्षी का पंजा। इसकी आकृति पंजाकार है। अलग से खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। अलग लाइन से पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर नंदाकोट पर्वत के पश्चिम में, नंदाकोट पर्वत के पश्चिम में
बागेश्वर चमोली जिलों में स्थित है। बागेश्वर चमोली जिलों में स्थित है। और यहां से पिंडर नदी निकलती है। और यहां से पिंडर नदी निकलती है। आगे सुंदर ढूंगी या सुंदर ढूंगा, लिखो। यह बागेश्वर में स्थित है। और यह बागेश्वर में स्थित है। और इसे सुंदर पत्थरों की घाटी, और इसे सुंदर पत्थरों की घाटी कहा जाता है। किस ग्लेशियर को सुंदर पत्थरों की घाटी भी कहते हैं? सुंदर डूंगी कहा जाता है। सुंदर पत्थरों की घाटी, सुंदर पत्थरों की घाटी कहा जाता है। ढूंगा का अर्थ है सुंदर पत्थर। ढूंगा का अर्थ है सुंदर पत्थर। आगे मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आरो एक महीने बाद आएगा लगभग। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो 16 किलोमीटर लंबा है। जो 16 किलोमीटर लंबा है। और त्रिशूली पर्वत के दक्षिण में स्थित है। और त्रिशूली पर्वत के दक्षिण में स्थित है। और इससे गौरी गंगा नदी निकलती है। और इससे गौरी गंगा नदी निकलती है। गौरी गंगा नदी निकलती है। कफनी ग्लेशियर, जैसे पूरे पहाड़ ने कफन ओढ़ लिया हो। किसका? बर्फ का, सफेद सफेद। कफनी ग्लेशियर। यह बागेश्वर की, यह बागेश्वर की पिंडर घाटी में स्थित है। ठीक बातचीत। ये बात खत्म और नई बात शुरू। नई बात है, टॉपिक नया बिल्कुल। अब हमने एक हिस्सा पूरा किया, पहले वाला चैप्टर। उसमें उत्तराखंड का भूगोल और उसके अलग अलग चीज, पर्वत, दर्रे, ग्लेशियर। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी कि ग्लेशियर उत्तराखंड के केवल कहाँ मिलते हैं? महान हिमालय में। और महान हिमालय कितने जिलों में है? 6 जिलों में। तो बात घूम के आ सकती है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर कितने जिलों में है? तो 6 जिलों में है बस। और उन 6 जिलों में कौन है? महान हिमालय। तो ग्लेशियर भी 6 जिलों में है और महान हिमालय भी 6 जिलों में है। यानी सारे मुख्य ग्लेशियर कहाँ स्थित है? महान हिमालय में। ठीक। अब एक पेज छोड़ दियो और अलग से लिखो। उत्तराखंड में, अब टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन आना गारंटी। 1
वनों के प्रकार, वनों के आंदोलन और उत्तराखंड के वन्य जीव। सिंपल शब्दों में वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तराखंड और यहाँ के वन, वन और वन्य जीव। पढ़ने का उद्देश्य ये है, जो हम पढ़ रहे अगर इसका आप आधा भी कर पाए तो उत्तराखंड पुलिस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने के तो गारंटी। लेकिन जिस लेवल पे हम पढ़ रहे अगर आपने इसे कवर कर दिया तो इसके बाद चाहे एसआई हो चाहे पटवारी हो, इससे बाहर नहीं आने का। चाहे उसका जो मन करता हो देके देख ले, पेपर उठाओ कोई भी आप, जो आपका मन करता हो। और सबसे पहले ये बताओ जरा, किसे कहते हैं वन? वनों की परिभाषा क्या है? जो पहली बार आए उनसे कुछ नहीं पूछना, जो पढ़े बैठे आदिकाल के लोग भी है। तो वन किसे कहते हैं? वन में और जंगल में क्या अंतर है? और वन में और वृक्ष में क्या अंतर है? तो पहले तो वन, वृक्ष, जंगल, इनकी परिभाषा क्या है? वन, वृक्ष, जंगल किसे कहते हैं? वन। जी, तो भाई तगड़ी तैयारी में चल रहे बहुत ही। वन किसे कहते हैं? हम पढ़ने वाले हैं वन, और वनों का पता नहीं क्या है वन। ठीक है, एक परिभाषा तो बिल्कुल सिंपल है। क्या? जो अपने आप उगता हो, प्राकृतिक रूप से उगने वाली लता, झाड़ियाँ और पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वन कहते हैं। पहाड़ों में कोई उन्हें बोता ना कोई रोपता, ठीक। और जिन्हें हम करते हैं रोपित, हम लगाते हैं पॉपुलर, सामान्य किसान, तो चाहे लगाते 10,000 बीघे, वो वन नहीं बनने के, वो वृक्ष ही हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम रोपते हैं, जिन्हें करते हैं प्लांटेशन, वो तो कौन है? वृक्ष, ट्री। और जो क्या है? फॉरेस्ट, वन। तो ये परिभाषा तो आम भूगोल की भाषा में है, उनकी नेचुरल भाषा में। एक परिभाषा कैसी है? जो सरकार कहती है कौन है वन, तो सरकार के हिसाब से क्या? वन 1 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक भूमि पर, कितनी? 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खड़े हुए वृक्ष, जैसे ये 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खड़े हुए वृक्ष। इस वृक्ष का क्या है? एक छत्र। ये तो अलग तरह का पेड़ है, हमारे वाला कैसा होता है? छत्रिनुमा। तो हर पेड़ का उसके ऊपर क्या है? एक छत्र, जहां तक वो जगह घेरता है। तो 1 हेक्टेयर जमीन पर जितने पेड़ खड़े हों, 1 हेक्टेयर से अधिक पर जितने पेड़ खड़े हों, उन्होंने इस पूरे 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि का कम से कम 10% कवर कर रखा हो। कम से कम 10%। किसके द्वारा? अपने छत्र घनत्व के द्वारा। इतनी बात समझेगा। इसे कहते हैं वन, भारत सरकार के हिसाब से। इसमें भी अंतर है कुछ चीजों का। यहां तुम बताओ, इतनी बात दिमाग में आए क्या? कि कोई जमीन अगर 1 हेक्टेयर से अधिक है और उस पे जो पेड़ खड़े हुए हैं, उन पेड़ों का छत्र, छत्र मतलब ये एरिया, उस भूमि का कम से कम 10% से अधिक घेरता हो तो उसे वन कहा जाता है। ठीक।
यहां खड़े वृक्ष कम से कम कितना 10% से अधिक, कम नहीं, तो उसे कहते हैं वन। लिख दो बातचीत को। 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खड़े हुए वृक्ष यदि उसका 10% से अधिक, यदि उसका 10% से अधिक छत्र रखते हैं तो उसे वन कहते हैं। ट्री कवर्ड एरिया more than 10% tree canopy on any 1 hectare plus land called tree। यानी 1 हेक्टेयर से बड़ी जमीन पे जो भी पेड़ खड़े हैं उनकी छतरी ने, क्या वर्डिंग इंग्लिश में इसके लिए, ट्री कैनोपी, छत्र घनत्व, उनकी छतरी ने उस क्षेत्र का कम से कम 10% से अधिक क्षेत्र घेर रखा हो तो उसे कहेंगे वन। ब्रैकेट में एक वर्ड लिखो, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर, आउटसाइड द RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर, आउटसाइड द RFA क्या होता है, आने वाला, जरा अभी रुक जाओ बस। वृक्ष क्या चीज है, जो बात पढ़ी इसमें एक अंतर बस जरा सा, कितना सा अंतर है कि कोई जमीन 1 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है, और उस पे जो वृक्ष खड़े हैं उन्होंने उस भूमि का 10% से कम एरिया घेर रखा हो तो उसे क्या बोलेंगे, वृक्ष। लिखो, 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर, 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर खड़े वृक्षों द्वारा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर खड़े वृक्षों द्वारा 10% से कम छत्र घनत्व, 10% से कम छत्र घनत्व वृक्ष कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। ब्रैकेट में फिर वही बात लिखो, RFA के बाहर, क्या, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर। हाँ चल लगा दो, तब भी वृक्ष रहेंगे। तो बिल्कुल अभी एक बात का उत्तर नहीं मिलता ना, बार बार तुम क्या लिख रहे पीछे, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर। अभी तो तुम 2 परिभाषा लिखो, एक और लिखो तीसरी बस जरा, और एक और लिखनी है चौथी, उसके बाद चलेंगे। डीम्ड वन, डीम्ड वन, वन क्या है सरकार के हिसाब से, अभिलिखित जिनका वनों में रिकॉर्ड ले लिया गया है उनके बाहर। क्या मतलब इस वर्ड का, जिनका रिकॉर्ड वनों में आ गया है उनके बाहर ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और उस पे खड़े पेड़ 10% से अधिक हो अपने छत्र घनत्व के साथ, तो उसे कहते हैं क्या, ऐसा क्षेत्र जो जिनका रिकॉर्ड वनों में ले लिया गया है उसके बाहर हो, ठीक, और उस स्थान पर कितने, 1 हेक्टेयर से कम जमीन पे 10% से कम वृक्ष उस खड़ी जमीन पे, तो क्या बोलेंगे उसे, वृक्ष, ट्री। जंगल क्या है फिर ये, लिखो, जंगल, वन अधिनियम 1980, वन अधिनियम 1980
के अनुसार संरक्षित वन, संरक्षित वन, वन अधिनियम 1980 के अनुसार संरक्षित वन, विलेज फॉरेस्ट, ग्रामीण वन, विलेज फॉरेस्ट, निजी वन, निजी वन आदि को सम्मिलित रूप से जंगल कहते हैं। ये तीन बात समझना क्या है। निजी वन आदि को सम्मिलित रूप से जंगल कहते हैं। एक वन तो पहाड़ों पे खड़े हैं, उन्हें कर रखा है संरक्षित, काटना वगैरह प्रतिबंधित है, तो एक उन्हें संरक्षित सरकार द्वारा बाकायदा। विलेज, आपका हमारा गांव पहाड़ में ही है और उसके आसपास बहुत सारे वन हैं, वो वन हमने लगा रखे थे या हमारे द्वारा बने गए थे, तो क्या गांव के वन है। एक हमारे पहाड़ में जमीन है 1000 बीघे और उसके बहुत बड़े एरिया में क्या हो रखे हैं, जंगल या वन। ऐसे सबको अगर जोड़ दें तो क्या बनता है, जंगल। तो तीन बात, जिनका रिकॉर्ड वनों में ले लिया गया है उसके बाहर का एरिया, जिनका रिकॉर्ड वनों में ले लिया उसके बाहर का एरिया, जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और उस पर खड़े पेड़ 10% से ज्यादा हो तो क्या है, ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से कम हो और उस पर खड़े पेड़ 10% से कम हो क्या है, वृक्ष। और इसमें सब शामिल हो जाएं वो कौन है, जंगल। ठीक, तो ये क्या आफत है, डीम्ड वन। आज उत्तराखंड में भयंकर बेरोजगारी है, ठीक, जबकि अगर तुम अभी जाके देखो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो वहां पैर रखने की जगह नहीं है, इतना भयंकर टूरिस्ट है। दिल्ली एनसीआर जोन का 3 दिन छुट्टी पड़ जाए, आदमी वहां भयंकर भीड़ मिले, लेकिन इसका लाभ किसे मिल रहा है, बहुत कम, राज्य के युवाओं को। तो अगर सरकार इतनी अनुमति दे दे कि सड़कों के आसपास जितने भी वन हैं उनमें तुम खोल सकते हो इको रेस्टोरेंट, तो जो आदमी रात दिन मॉल में रह रहे, मेट्रो में रह रहे और दिल्ली के आसपास रह रहे, वो उस सिस्टम से उबता गए और कहाँ चाहते हैं, प्रकृति के पास आना, ठंड इत्यादि। और ऐसे रेस्टोरेंट जो खुले हुए ही हों, जिसमें कोई छत ना हो, कुछ ना हो, जंगल में ही हो, वो अधिक चल सकते हैं। और जो वहाँ के स्थानीय आदमी हैं, गांव कस्बे के, ये उन्हें अलर्ट हो जाएं तो उन्हें डेवलपमेंट का फायदा मिलेगा अच्छा खासा, ठीक। लेकिन ऐसी अनुमति किसे लेनी पड़ेगी, वन विभाग से। वन विभाग ने लगा रखे सारे प्रतिबंध, वो अनुमति देता नहीं किसी को भी। तो वन विकास में कोई योगदान दे ही नहीं रहे कि आम आदमी वहाँ कोई रेस्टोरेंट खोल दे, कोई काम जोड़ दे, कोई काम कर ले और उसे कुछ रोजगार मिल जाए। ये समस्या किसने पहचान ली कि क्या करना है ऐसे वनों का जो हमारे विकास में काम आए ना हमें रोजगार दें, ठीक। तो उसने क्या कहा कि किसी भी गांव के आसपास जो भी वन है वो उस गांव के हैं बस, और उसमें क्या करना वो गांव जाने, उसकी मर्जी। यानी कुछ भी गतिविधि करनी है जिससे किसी को आय हो सकती हो, ठीक, वो गांव वाले ही तय करेंगे, क्षेत्र कस्बे वाले तय करेंगे, उससे अनुमति मांगना वन विभाग से कोई जरूरी नहीं है। तो अब क्वेश्चन, ऐसे वन, ऐसे वन जो वन नहीं है जब गरीब बात, उन्हें क्या कहते हैं, डीम्ड वन। तुमने सुना होगा एक वर्ड, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सुना होगा ये, डीम्ड यूनिवर्सिटी तुम्हारे आसपास कौन है, बहुत सारी, गुरुकुल कांगड़ी। डीम्ड का मतलब है समतुल्य, यूनिवर्सिटी के समतुल्य, बराबर। तो ये भी कौन है, डीम्ड वन, अर्थात वनों के समतुल्य, वनों के बराबर तो हैं लेकिन वन नहीं है। यानी ये वन विभाग के अंडर में आते ही नहीं है। किसके अंडर में, सीधे गांव कस्बे शहर के, और इनमें क्या करना वो जाने, वही इन्हें बचाएंगे, वही उपयोग करेंगे, वही इनसे टैक्स लेंगे, सारा काम वही देखेंगे। तो ऐसे वनों को क्या कहते हैं, डीम्ड वन। ये सर्वाधिक किस राज्य में है, भारत के कुल वनों का 1% कौन है, डीम्ड वन, लिखो।
ऐसे वन जो वन विभाग के अधीन ना हो, ऐसे वन जो वन विभाग के अधीन न हो। और 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हो, और 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हो। उन्हें डीम्ड वन कहते हैं, उन्हें डीम्ड वन कहते हैं, उन्हें डीम्ड वन कहते हैं। अर्थात ऐसे वन जो वन नहीं है, वन तो हैं लेकिन किसी कानून के तहत इन्हें वन नहीं बना रखा, आम जनता के वन है। इतनी बात में कोई बात पूछनी हो तो ये पढ़ाई है, जहां डाउट है वहीं पूछ लो, कोई बात नहीं है। घर से हम सब इसी काम के लिए आ रखे। तो तुमने अब तक जितनी कहानी पढ़ी, हर एक में तुम क्या पढ़ रहे बार बार? 2 वर्ड। एक वर्ड तो ये पढ़ रहे इतना एरिया हो उस पे कम से कम इतने पेड़ खड़े हों, और दूसरी बात क्या पढ़ रहे ये बार बार कि वन क्षेत्र के बाहर हो, आउटसाइड द RFA। तो बस यही 2 बात समझो। पहले किताब कोई पढ़नी नहीं, और तुम जाके अपनी किताब सारी खोज लो, तुम्हें मिल जाए तो बता दियो। इसीलिए ये कह रहा कि इसके बाहर तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं बिल्कुल भी, तुम नोट्स पढ़ो अपना बार बार बस। पूरे भारत में वन 2 ही प्रकार के हैं बस। कैसे? एक वन तो ये जिनका अभी बार बार जिक्र आ रहा है, अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। पूरे भारत में वन एक प्रकार के तो ये हैं। ठीक, ये क्या चीज है पहले ये देखते हैं, और उसके बाद तुमने अभी जो बात देखी, एक वन जो तुमने अभी देखे उसमें बार बार क्या जिक्र आ रहा? क्षेत्र घनत्व के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ट्री कैनोपी। हम बार बार इसकी बात कर रहे थे अब तक कि 1 हेक्टेयर ज्यादा हो, इस पे इतने पेड़ खड़े हों, इससे कम पेड़ खड़े हों इत्यादि। तो पूरे भारत में ये क्या बात है, जरा इसका मतलब बताओ तुम एक बार बस। अगर तुम ये मतलब समझ गए तो भारत के सारे वन समझ गए। और वह ऐसे ऑप्शन देगा तुम्हें एकदम से उलझा देगा तुरंत ही कि ऐसे वन जो केंद्र सरकार के अंडर में हो, राज्य के अंडर में हो, तुम उलझ गए कि यार केंद्र बड़ा होगा, क्या पता उसके अंडर में ही हो। ठीक, क्या ऐसा कोई पंगा नहीं आ। अब तुम एक बात का उत्तर दो, तुमने नाम सुना कोई कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? सुना का नाम? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, एरिया लगभग कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर के आसपास। अब ना तुम गए ना मैं गया वहां, तो कम से कम पता होता है भगवानपुरी मर जाएंगे हम तुम तो। ठीक, क्या बस करवा दो। ठीक, क्या कितना बड़ा एरिया है? 520 वर्ग किलोमीटर का। तो इस 520 वर्ग किलोमीटर के क्या हर इंच पे पेड़ खड़ा है? नहीं, यहां सड़कें भी हैं, इसके एरिया में वन के अधिकारियों की कोठियां भी हैं, जो कर्मचारी उनके मकान भी हैं। ठीक, यहां कहीं तालाब भी होगा, नदी भी जा रही इसके बीच से एक, पश्चिमी राम गंगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के वास्तव में तो, सुना ध्यान से, वास्तव में तो इतने भाग पे ही वन है बस, और जो बाकी भाग है उस पे पेड़ नहीं है। कहीं तालाब, कहीं झील, कहीं नदी, कहीं क्वार्टर, कहीं कुछ और चीज, ये सब कुछ है। लेकिन हमने क्या बोल दिया सारे को इसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है एक कानून के तहत एक वन क्षेत्र, चाहे यहां मौके पे वन हो चाहे ना हो। तो असलियत में तो इतने भाग पे पेड़ खड़े हैं। तो जब सरकार किसी क्षेत्र को, जब सरकार किसी क्षेत्र को किसी नियम कानून के तहत
क्या कर दे घोषित वन क्षेत्र, तो उसे कहते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र। तो ऐसा कानून किसने बनाया था? अंग्रेजों ने सबसे पहले। वन अधिनियम 1927। आज भारत में जो भी वन क्षेत्र हैं, अब सरकार ने कह दिया अपने पास आओ जरा थोड़ा सा, तुमने नाम सुन रखा, हम और आप यहां जाए रखे कहीं ना कहीं, हरिद्वार के वन ये। अब ये राजस्थान नेशनल पार्क, अगर तुम इधर से गए हरिद्वार से ऋषिकेश तब भी पड़ेगा, हरिद्वार में गए तब भी पड़ेगा, तुम गए देहरादून सहारनपुर से होते हुए तब भी क्या पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है, इसके बीच में सारा तो हरिद्वार है, ठीक है, और दुनिया भर के और कस्बे एटसेट्रा सब कुछ है, और बीच बीच में वन भी है क्या। लेकिन सरकार ने इस एरिया को पूरे को सिटी से बाहर निकलते हरिद्वार से क्या कर दिया घोषित वन क्षेत्र। तो सरकार जब किसी क्षेत्र को किसी कानून के तहत वन क्षेत्र घोषित करती है तो उसे कहते हैं क्या? भले ही वहां एक पेड़ भी खड़ा ना हो, भले ही वहां एक पेड़ भी खड़ा ना हो, इसका कोई मतलब या कोई संबंध नहीं है किसी पेड़ के क्षेत्र घनत्व से, किससे? कानून के तहत बने हुए। अगली बात, एग्जाम्पल तुम शायद पकड़ गए हो कि जितने भी नेशनल पार्क भारत में बनते हैं, टाइगर रिजर्व बनते हैं, एलिफेंट रिजर्व बनते हैं इत्यादि, वो सब किससे बनते हैं? किसी नियम कानून के तहत। और वहां पता लगा एरिया है गंगोत्री नेशनल पार्क 2390 वर्ग किलोमीटर। कितना? गंगोत्री नेशनल पार्क बहुत बड़ा एरिया, 2390 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा एरिया। तो अब यहां हर स्थान पे वन ना हो, क्या खड़े हैं? ग्लेशियर, तब भी हम क्या बोल रहे? वन क्षेत्र। तो ऐसे वन क्षेत्र जो सरकार द्वारा किसी नियम कानून के तहत क्या घोषित होते हैं? वन क्षेत्र, उन्हें कहते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र। लिखो ये बातचीत जरा। ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकार किसी कानून के तहत वन क्षेत्र घोषित करती है, तो उन्हें अभिलिखित वन क्षेत्र कहते हैं। चाहे समस्त भाग पे वहां वन हो या ना हो, चाहे समस्त भाग पे वहां वन हो या ना हो। बात क्लियर? यानी ऐसा एरिया जो किसी नियम कानून के तहत बना है और उस संपूर्ण के भले ही आधे तिहाई कितने भाग पे वन हो और चाहे आधा क्या पड़ा हो खाली, अगर इसे कह दिया RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्ड में लिखा रखा है, चाहे मौके पे वहां वन हो ज्यादा या कम, वो क्या आ गया? रिकॉर्ड में। इसको तो सारे को कह दिया हमने वन, और तुमने हर परिभाषा में क्या लिखा? इसके बाहर। यहां की बात तो ये शामिल होगी इसमें, वहां मौके पर चाहे 50% वन हो, 60-70 कुछ भी हो, इसे कहते हैं क्या? RFA। और अगली सारी बात किसकी है? RFA के बाहर, यानी ऐसे स्थानों को छोड़ते हुए जिन्हें हमने शामिल कर लिया है एक बार, किसमें? किसी कानून के तहत किसी वन क्षेत्र में, उनका नाम क्या पड़ गया है? अभिलिखित वन क्षेत्र। इनके बाहर वन किसी जमीन पर खड़े हुए वृक्षों के छत्र घनत्व के हिसाब से कैसे होते हैं? 3 प्रकार के। इनके बाहर जितने भी वन हैं
अभी तुमने उनके नाम लिए थे, बस इतना ही थे। झाड़िया, जंगल नहीं, जंगल में तो सब कुछ आ गया, वो भी ये भी हर चीज। तो क्या, ट्री, फॉरेस्ट, ट्री, और इसे कहते हैं स्क्रब, झाड़ी। ठीक, इसमें तो कोई परवाह इस बात की ही नहीं कि वहां मौके पे कितने पेड़ खड़े हैं, ये सारा एक वन क्षेत्र है। तो बस ये वन क्षेत्र बन गया, चाहे वहां कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे झील नदी सब हो, सब कहाँ आ गए, उसके अंदर। ठीक, इसके बाहर, अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर, यदि 1 हेक्टेयर जमीन कहीं हो, ऐसे स्थानों के बाहर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर यदि कितने पेड़ खड़े हों, कम से कम 10% से ज्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे, वन। ठीक, क्या बातचीत। और वृक्ष 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम, वन हेक्टेयर से कम, जिसपे 10% से कम खड़े वृक्षों का छत्र घनत्व हो, और झाड़ियां जहां 10% से कम क्या हो, छत्र घनत्व। इतनी बात में डाउट है, पूछ लो। और हर टॉपिक में इतना डीपली पढ़ने के बाद तुम्हारा जो मन करे एग्जाम भर दो, तुमसे बाहर उसकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि किताब में तो कुछ दे रखा, किताब में उसने क्या दिया, उत्तराखंड में वन है 4 प्रकार के, ये उनके पेड़ का नाम, दैट्स ऑल। यही पता नहीं वन किसे कहते हैं। वन, वृक्ष और झाड़ी, 1 हेक्टेयर से ज्यादा, 10% से अधिक, किसके बाहर की बात चल रही, RFA के बाहर जो भी क्षेत्र हैं उन्हें कहेंगे वन, वृक्ष या झाड़ी। इतनी बात ठीक, क्या आगे चले। झाड़ू, झाड़ियां क्या हैं, 10% से कम क्षेत्र पर वृक्षों का छत्र घनत्व, यानी 10% से बहुत कम और बहुत छोटा एरिया हो, क्या खड़ी हो, झाड़ वगैरह है बस, तो उन्हें कहते हैं झाड़ियां। हेक्टेयर नहीं है, कितना एरिया हो बस, वहां पेड़ ना हो बस, एक कंडीशन है, वहां पेड़ बहुत कम हो और केवल क्या हो, बस झाड़ वगैरह। इतनी बात ठीक, क्या ठीक। अब किसकी बात आई, उत्तराखंड में वन, उत्तराखंड में जो भी वन है ये 4 तरह के हैं बस। किसके हिसाब से बात चल रही, सघनता के, बिल्कुल गुथे हुए, खुले हुए, बहुत दूर दूर हैं, ऐसे। या तो ये झाड़ियां हैं, वहां पेड़ कितने हैं, 10% से भी कम, ये तो लिखा हमने भी, 10% से कम छत्र घनत्व। झाड़ या स्क्रब 10% से कम छत्र घनत्व। ट्री कैनोपी लेस देन 10%। ये कैसे होते हैं, लिखो फटाफट, टाइम ना खराब करो बिल्कुल भी। खुले वन, इन्हें कहते हैं ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। एक होते हैं मध्यम सघन वन, सघन गुथे हुए बिल्कुल एकदम, मध्यम सघन वन, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और एक अति सघन वन।
अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। उत्तराखंड में वन किसके हिसाब से बात चल रही है? सघनता के अनुसार, सघनता के अनुसार। जो झाड़ी, यहां तो पेड़ 10% से कम होने चाहिए, हेक्टेयर वाला कोई पंगा नहीं है। जो पेड़ खड़े हों वो इस एरिया पे 10% से कम हो, और केवल क्या हो? झाड़ियां। जो खुले वन है ये 10% से, वन ही कब बोलेंगे उसे? जब वो 1 हेक्टेयर से तो बड़ा हो जाए और वहां जो पेड़ खड़े हैं उनका क्या एरिया हो? 10% से अधिक घेर रखा हो उन पेड़ों ने। 10% से लेके 40% तक क्या कहते हैं उन्हें? खुले वन। यदि किसी स्थान पर पेड़ों की सघनता, डेंसिटी 10% से कितनी हो? 40, तो उन्हें कहते हैं खुले वन। जो मध्यम वन है, अगर सघनता कितनी हो? 40 से लेके 70%, और अति सघन वन इन्हें कहते हैं 70% से अधिक, मोर देन 70%। ये बात समझिए। दोबारा बताऊं? पूरे भारत में वन, ये तो वन है ही नहीं, ये तो झाड़ियां हैं। यहां तो 10% से कम पेड़ होने चाहिए। ये तो क्या है? झाड़ी। वन क्या है? जहां किसी एरिया पर जो 1 हेक्टेयर से अधिक का है, वहां खड़े पेड़ों ने उसका 10% से अधिक एरिया घेर रखा हो अपनी छतरी के द्वारा, तो क्या बोलेंगे इसे? वन। तो पहले कैसे वन है? खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, दूर दूर पेड़ है। ठीक, कितना एरिया है? किसी भी एरिया में ऐसे पेड़ हों और उस एरिया का इन पेड़ों ने 10 से 40% तक घेर रखा हो, तो क्या बोलते हैं इसे? खुले वन। ऐसे वन जिन्होंने किसी एरिया का 40 से 70% घेर रखा हो, तो कैसे वन हो गए? मध्यम सघन वन। और कुछ कैसे हैं? अति सघन, जहां वन इतने गुथे हुए हों आपस में, 70% से अधिक एरिया पे क्या खड़े हों? वन, तो कैसे हैं? अब ये तुम बताओ, उत्तराखंड में अति सघन वन किस जिले में सर्वाधिक है? लिखो बात चीज जरा। सर्वाधिक दो ही बात है, मैक्सिमम, हिंदी में लिखो क्या? सर्वाधिक। क्वेश्चन, किस जिले में उत्तराखंड में सर्वाधिक सघन वन है? नैनीताल। न्यूनतम, किस जिले में सबसे कम सघन वन है? कौन जिला? हमारा हरिद्वार। लिखो दो बातें, ये बातें आने वाली, वो तो है कंसेप्ट। ठीक, सवाल है ये, लेकिन किसी को पता है ना हो, बस राट करते जा रहे। अगला, मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन, यही दो बातें जो कि तो सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक हैं मध्यम सघन वन पौड़ी गढ़वाल, और न्यूनतम है ऊधम सिंह नगर। पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर। और जो ओपन फॉरेस्ट हैं बिल्कुल सेम। जो खुले वन भी हैं सर्वाधिक कहाँ हैं? पौड़ी गढ़वाल, और न्यूनतम कहाँ है? ऊधम सिंह नगर। पौड़ी गढ़वाल व ऊधम सिंह नगर। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? तो एक हिस्सा पूरा इस बात का। किसे कहते हैं वन, किसे कहते हैं वृक्ष, किसे कहते हैं डीम्ड वन। ठीक, क्या होती है? झाड़ियां। संपूर्ण रूप से वन दो ही प्रकार के हैं। ऐसे वन जो किसी कानून के तहत कहाँ आ गए हैं? रिकॉर्ड में, भले ही वहां मौके पे पूरे हों चाहे कम हो। और ऐसे वन जो किसी स्थान पे खड़े पेड़ों के छत्र घनत्व के हिसाब से हों।
ऐसे वन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। चौथा कौन है? वन नहीं है, वो झाड़ी है। ठीक, इसमें एक बात और, हैंड टू हैंड लिख दो बस। उत्तराखंड में अति सघन वन कितने % और कितने क्षेत्रफल में है? लिखो। उत्तराखंड में, ये तो बात लिख दे, क्षेत्रफल व प्रतिशत। उत्तराखंड में अति सघन वन, इनका क्षेत्रफल है 5055 वर्ग किलोमीटर। 5055 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज 9.45। उत्तराखंड के कुल वनों का कितने हैं ये? 10% से कम, 9.45। मध्यम सघन वन 12,768 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड के कुल वनों का कितने % है ये? 23%। ठीक। खुले वन 6,482 वर्ग किलोमीटर हैं। उत्तराखंड के कुल वनों का कितना? 12%। 12%। ठीक। उत्तराखंड में झाड़ियों का क्षेत्रफल है 392 वर्ग किलोमीटर, 1% से भी कम, 0.73। नौ 23 12। अब तुमसे कोई पूछे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रतिशत वन किस प्रकार के हैं, तो ये रहे। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रतिशत वन, चाहे क्षेत्रफल लो और चाहे परसेंटेज लो, कैसे हैं? मध्यम सघन वन। ठीक, ये बात लिख भी दो, कभी तुम बाद में भूल जाओ। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन मध्यम सघन वन है। सर्वाधिक वन मध्यम सघन वन है। तो पहली बात पूरी, वन कितने प्रकार के हैं? एक तो रिकॉर्ड में आ चुके अभिलिखित, और एक रिकॉर्ड के बाहर। रिकॉर्ड के बाहर वाले किसी क्षेत्र पे कैसे हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से। जो कितने प्रकार के? 4। सर्वाधिक किस जिले में है? नैनीताल, हरिद्वार। और बाकी दोनों कौन है? पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर। और चाहे कोई पूछ ले क्षेत्रफल और चाहे परसेंटेज। इससे अगली बार पढ़ने वाले कल कि वन नीति क्या है और उत्तराखंड किस जिले में कितने वन है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में।